हेलो दोस्तों, एनसीईआरटी एम पॉइंट में आपका स्वागत है। और हम कुछ फिजिक्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, किसी माध्यम के प्रावैद्युतांक से क्या अर्थ है, यानी जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उसका क्या अर्थ है मीडियम में। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो है, किसी माध्यम की विद्युतशीलता यानी एप्सिलॉन और निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन जीरो के अनुपात को उस माध्यम का प्रावैद्युतांक कहते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। माध्यम का प्रावैद्युतांक, माध्यम के प्रावैद्युतांक को कैपिटल के से डिनोट करते हैं या एप्सिलॉन आर से डिनोट करते हैं। सफिक्स में लिखेंगे आर को। तो आई बात समझ में आपके। कैपिटल के इक्वल टू जो है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन जीरो है, जहां पर एप्सिलॉन माध्यम की विद्युतशीलता और एप्सिलॉन जीरो माध्यम निर्वात की विद्युतशीलता। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है और इस पर न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है। एप्सिलॉन इक्वल टू यानी जो हमारे पास माध्यम की विद्युतशीलता एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन जीरो के। अब क्वेश्चन नेक्स्ट आता है कि दिखाइए कि यदि वायु में कुछ दूरी पर दो आवेशों के बीच कैपिटल के प्रावैद्युतांक वाला पदार्थ भर दिया जाए तो उनके बीच लगने वाला बल 1/k गुना रह जाता है। कहने का मतलब ये हुआ, यदि इसको डायग्रामेटिक हम समझे, यदि हम डायग्रामेटिक समझे तो हमारे पास दो आवेश है, एक आवेश Q1 एक आवेश Q2। ठीक है, और ये दोनों कुछ ना कुछ डिस्टेंस पर है, मान लो r डिस्टेंस पर है। अभी ये दो आवेश जो रखे हुए हैं वो वायु या निर्वात में रखे हुए हैं। तो वायु या निर्वात में रखे हुए हैं तो यहां पर कूलाम्ब फोर्स काम करेगा, F इक्वल टू दिस इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब यदि इन दोनों आवेशों के बीच में नेक्स्ट यदि हम फोटो बनाएं, इन दोनों आवेशों के बीच में यानी Q1 और Q2 दोनों आवेशों के बीच में जिनकी निश्चित दूरी है r, इन दोनों के बीच में कैपिटल के प्रावैद्युतांक वाला कोई भी पदार्थ भर दिया जाए, हमने कैपिटल के प्रावैद्युतांक वाला इनके बीच में भर दिया, तो तब बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आइए देखते हैं बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि आवेश, यहाँ सबसे पहले हमने माना दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 है, दोनों निर्वात में एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है और इनके बीच विद्युत बल ये होगा। यदि आवेशों के बीच प्रावैद्युत पदार्थ हो तो विद्युत बल क्या होगा, Fm होगा। मतलब मीडियम में फोर्स कितना लगेगा वो सेम होगा 1/4 पाई। केवल और केवल जहां पर हमने एप्सिलॉन जीरो लिखते थे वहां पर खाली एप्सिलॉन आएगा, क्योंकि हम जानते हैं एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन के होता है, अभी हम पढ़ चुके हैं। तो एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन जीरो के आएगा। इसको कैपिटल के को बाहर लेंगे तो यहां से एफ एम इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, एफ एम इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 1/k क्रॉस एफ। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि माध्यम में जो फोर्स लग रहा है दो आवेशों के बीच में वो वायु में जो दो आवेश रखे हुए हैं उनका 1/k क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, यानी उनका 1/k गुना हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से फॉर्मूला क्या बना, एफ एम इक्वल टू एफ बाई के। हमें पता है जो एफ एम है वो माध्यम में दो आवेशों के बीच में लगने वाला फोर्स है और एफ क्या है वायु में, और के क्या है माध्यम जो है उसका प्रावैद्युतांक है। ठीक है, तो यहां से ये बना हमारे पास एफ एम इक्वल टू एफ बाई के। अच्छा, यहां से एक और फॉर्मूला बन सकता है, पूछ लेगा वो कि एफ अपॉन एफ एम इक्वल टू क्या रेशो होगा। तो आपको पता है एफ एम नीचे जाएगा हर में और के ऊपर आएगा, तो ये आ जाएगा एफ अपॉन एफ एम। तो एफ रेशो एफ एम कितना आ जाएगा, बराबर के रेशो 1 आ जाएगा। ठीक है, ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। वायु के लिए के का मान हम जानते हैं 1 होता है, जबकि अन्य विद्युत रोधी पदार्थ जैसे मोम, कांच, कागज हो गया, सबके लिए के का मान क्या होता है, 1 से ज्यादा होता है। जितने भी पराविद्युत पदार्थ होते हैं, विद्युत रोधी पदार्थ होते हैं, उनमें के का मान 1 से ज्यादा होता है। और धातुओं के लिए के का मान अनंत होता है। ठीक है, धातुओं के लिए के का मान क्या होता है, अनंत होता है। धातुओं के लिए के का मान अनंत होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बल के लिए कूलाम्ब का सूत्र, तो आसानी से आप देख सकते हो। जहाँ एप्सिलॉन क्या है, माध्यम की विद्युतशीलता है, क्योंकि ये दो बिंदु आवेश कहाँ पर है, माध्यम में रखे हुए, ना कि निर्वात में। यदि दो आवेशित कणों के बीच की दूरी हम आधी कर दी जाए तो दोनों के मध्य विद्युत बल क्या होगा। विद्युत बल हम जानते हैं कि F जो होता है वो डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके,
दूरी के स्क्वायर के। अब यदि यहाँ पर दूरी आधी कर दी जाए तो हमने देखा कि दूरी को हम आधी करेंगे यानी 1/2 का होल स्क्वायर होगा, और 1/2 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, और 4 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पहले की अपेक्षा विद्युत बल 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए एक निश्चित दूरी पर स्थित दो इलेक्ट्रॉनों के बीच विद्युत बल F न्यूटन है। मतलब जो Q1 Q2 है वो क्या है, ये भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है और दूरी r मान ली जाए तो वो F न्यूटन है। ठीक है, इतनी ही दूरी पर स्थित दो प्रोटॉनों के बीच विद्युत बल कितना होगा। देखो इलेक्ट्रॉन जो प्रोटॉन होते हैं उनका जो मान होता है, ठीक है, आवेश जो होता है उन पर जो मान होते हैं उनकी वैल्यू होती है, उनके आवेश परिमाण में समान होते हैं। ठीक है, परिमाण में समान होते हैं लेकिन प्रकृति में क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो जितना दो इलेक्ट्रॉनों के बीच विद्युत बल लगा उतना ही क्या लगेगा, दो प्रोटॉनों के बीच में भी उतना ही बल परिमाण में समान लगेगा। ठीक है ना, ये लिखा हुआ है। अब आगे देखिए, दो आवेश वायु में एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित है, उनके बीच विद्युत बल F है। यदि इन आवेशों को इतनी दूरी पर रख के प्राविद्युतांक वाले माध्यम में रखा जाए तो बल का मान कितना होगा। अभी मैंने आपको बताया बल का मान कितना होगा, Fm बराबर F/K होगा। ओके, आगे ये कूलाम के नियम को वेक्टर रूप में लिखिए, ये आप देखकर यहाँ से लिख सकते हो कूलाम के नियम को वेक्टर रूप में। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे बोला गया है कि बल रेखाएं सतत वक्र होती हैं। वास्तव में बल जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं वो एक कॉन्टिन्यूअस कर्व बनाती है, सतत वक्र बनाती है। तो हमको पता है कि किसी आवेश या आवेश समूह के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र अनंत दूरी तक लगातार क्या होता है, घटता जाता है, किंतु यह एकाएक शून्य नहीं हो जाता। अतः विद्युत क्षेत्र रेखाएं एकाएक नहीं टूट सकती और ये क्या बनाती है, एक सतत वक्र बनाती है। बल रेखाएं क्या होती हैं, बल रेखाएं कभी भी नहीं काटती। क्वेश्चन पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है कि दो बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। तो हम देखते हैं कि बल रेखाएं क्यों नहीं काटती है। तो बल रेखाएं किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा बताती है। मान लो हमारे पास ये एक, हम ऐसे ड्रॉ करें, ये हमारे पास मान लो कोई क्या है, एक वक्र है। ठीक है, इसके किसी बिंदु पर यदि हम एक सिंगल बिंदु पर यदि स्पर्श रेखा खींचे, इस तरह से ड्रॉ करें, तो वो एक विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताएगी। ठीक है, तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा बताती है। यदि दो बल रेखाएं परस्पर काटेंगी, यदि हम ऐसे दो बल रेखा को आपस में कटान कर दें, उनको काट दें, तो यहां से एक सिंगल बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी, जो कि असंभव है। एक सिंगल बिंदु से केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है जो विद्युत क्षेत्र की यहाँ पर दो दिशाओं को बताएगी, किंतु किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा केवल एक ही होती है, इसलिए दो बल रेखाएं परस्पर कभी नहीं काटती है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है विद्युत क्षेत्र में आवेश पर बल। तो यहाँ पर क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट बोला गया है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में एक समान कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी धन आवेश और ऋण आवेश पर लगने वाले बल की दिशाएं प्रदर्शित कीजिए, इस बल का मान भी लिखिए। तो हम जानते हैं यदि विद्युत क्षेत्र E हो और आवेश के ऊपर लगने वाला बल क्या होता है, E बराबर हम जानते हैं F/Q होता है ना। तो F बराबर क्या आएगा, Q ही आएगा। ये एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड है, विद्युत क्षेत्र है। अब यदि हमारे पास हमने इस पर कोई धनावेश रख दिया तो धनावेश पर लगने वाला जो बल होगा उसकी दिशा उधर ही होगी जिधर विद्युत क्षेत्र की होती है। लेकिन यदि ऋणावेश उसके अंदर रख दिया हमने तो उसकी दिशा क्या होगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत होगी। आई होप आपको समझ में आएगा, लिखा हुआ है यहाँ पर कि धनावेश पर यह बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है, ऋणावेश पर विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं एक स्थिर इलेक्ट्रॉन पर क्या प्रभाव पड़ेगा जबकि एक विद्युत क्षेत्र लगाया जाता है। तो एक स्थिर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन क्या है, स्थिर है, गति नहीं कर रहा है, तो जबकि एक विद्युत क्षेत्र लगाया जाता है। मान लो एक हमारे पास विद्युत क्षेत्र है, उसमें हमने एक स्थिर इलेक्ट्रॉन को रख दिया, तो उस स्थिर इलेक्ट्रॉन पर विद्युत क्षेत्र के कारण क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर क्या है, ऋणावेश है, और विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में उस पर बल लगेगा, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। इस कारण क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत दिशा में त्वरित गति करने लगेगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन है किसी विद्युत क्षेत्र E में एक इलेक्ट्रॉन रखा हुआ और एक प्रोटॉन स्वतंत्र रूप से स्थित है। मान लो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है अपन के पास में और एक विद्युत क्षेत्र है, मान लो उसमें एक इलेक्ट्रॉन भी रखा हुआ है, एक प्रोटॉन भी रखा हुआ, और वो क्या है, स्वतंत्र रूप से स्थित है। क्या उन पर विद्युत बल समान होगा, क्या उनके त्वरण समान होंगे, क्यों होंगे, तो उन पर विद्युत बल क्या होगा, समान होगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों के आवेश क्या होते हैं, परिमाण में बराबर होते हैं, लेकिन प्रकृति में विपरीत होते हैं। लेकिन हम दोनों पर लगने वाला विद्युत बल क्या होगा, परिमाण में F बराबर Q ही होगा, है ना, और वो समान होगा। लेकिन त्वरण क्या होगा, त्वरण दोनों का एक्सीलरेशन अलग अलग होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि
इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान ज़्यादा होता है, प्रोटॉन का उससे कम और इलेक्ट्रॉन का सबसे कम होता है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की बात बोली गई तो प्रोटॉन का द्रव्यमान अधिक है। हम जानते हैं जो हमारे पास फॉर्मूला है वो A=F/m होता है, यानी F बराबर m में होता है। यहाँ पर प्रोटॉन का द्रव्यमान ज़्यादा है तो उसका त्वरण क्या होगा, प्रोटॉन का द्रव्यमान ज़्यादा होने के कारण उसका त्वरण कम होगा। तो यहाँ पर पूछा गया क्या उनका त्वरण समान होगा, उनका त्वरण समान नहीं होगा। प्रोटॉन का द्रव्यमान अधिक होने के कारण इसका त्वरण कम होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कम होने के कारण इसका त्वरण ज़्यादा होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे हम न्यूमेरिकल देख लेते हैं, कुछ न्यूमेरिकल है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है। हम जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो E क्या होती है, F/Q होती है ना। E क्या होता है, F/Q होता है। तो हमारे पास ये जो फॉर्मूला है E=F/Q, एक तो इससे बन गया न्यूटन पर कूलाम, है ना। क्या न्यूटन पर कूलाम है इसमें, नहीं है, लेकिन एक फॉर्मूला E होता है dV/dr। तो dV/dr V4 वोल्ट है और R4 डिस्टेंस है, तो वोल्ट पर मीटर, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, निम्न में से कौन विद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है। तो न्यूटन पर कूलाम अभी मैंने बताया ये भी है, वोल्ट पर मीटर ये भी है, जूल पर कूलाम पर मीटर भी है, लेकिन आपका कौन सा विद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है, तो आपका ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। ठीक है, आगे एक अल्फा कण 15 × 10⁴ न्यूटन पर कूलाम के विद्युत क्षेत्र में स्थित है, उस पर लगने वाले बल का मान बताइए। तो आप इसको आसानी से निकाल सकते हो। एक अल्फा कण है, हम जानते हैं इस पर उस पर लगने वाले बल का मान बताना है। यहाँ पर आपको क्या दे दिया, यहाँ पर आपको E दे दिया है ना, F/Q, राइट। E=F/Q दे दिया, हमको क्या निकालना है, F की वैल्यू निकालनी है, और F बराबर क्या हो जाएगा, E×Q हो जाएगा। अच्छा, E की वैल्यू आपको दी गई है, E की वैल्यू आपको दी गई है, और पूछा गया है कि एक अल्फा कण, और एक अल्फा कण पर आवेश अपन जानते हैं 3.2 × 10⁻⁻16 होता है, 16 कूलाम होता है, ये होता है। जब आपस में आप मल्टीप्लाई करोगे, जब आपस में आप मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं हम। E की जो हमारे पास E कितना है, जो हमारे पास F की वैल्यू निकालनी है, तो E×E, तो यहाँ से आ जाएगा ये 15 दूनी 30 हो गया, वो 0 हो गया, और 15 × 3 45, 45 और 45 में 3 को ऐड करेंगे तो 48, तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो F=E×Q आप अप्लाई कर सकते हो। इस क्वेश्चन को आप देख लेना 6 को। विद्युत आघूर्ण एक वेक्टर होता है जिसकी दिशा हमको पता है नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होती है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 8वां, विद्युत क्षेत्र E में P वेक्टर आघूर्ण वाले द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण, तो ऑप्शन नंबर आपका सेकंड हो जाएगा। ठीक है, आगे किसी विद्युत द्विध्रुव के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सुदूर बिंदुओं पर जिनकी दूरी r है अनुक्रमानुपाती होती है। कि विद्युत द्विध्रुव के कारण क्या होती है, r³ होती है ना, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए इन क्वेश्चनों को आप देख लेना। सबसे पहले इसमें इंपॉर्टेंट है, आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र कितना होता है, 0 होता है। ये सब कुछ आपको देख लेने हैं। ठीक है, यहाँ से ये देख लेने हैं आपको, विद्युत फ्लक्स का मात्रक, ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से पढ़ लेने हैं। किसी चालक के समविभव पृष्ठ के किसी बिंदु पर विद्युत आवेश क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ के लंबवत क्यों होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या दो समविभव पृष्ठ परस्पर काट सकते, इसे समझाइए, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट। विभव प्रवणता और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का संबंध लिखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विद्युत बल रेखा के अनुदिश विद्युत विभव घटता है या बढ़ता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, घटता है। ये सभी क्वेश्चन काफ़ी अच्छे हैं, तो इनको आप एक बार देख कर जरूर जाना। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य समविभव पृष्ठ के लिए सत्य नहीं है, तो सभी सत्य है, लेकिन आपका समविभव पृष्ठ कभी गोलाकार नहीं होता। E=0 पर आपका ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। ये देख लेना क्वेश्चनों को, जो नहीं समझ में आएगा पूछ लेना। संधारित्र किस सिद्धांत पर आधारित है, किसी एकल चालक की धारिता से क्या अभिप्राय है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र लिखिए और प्रयुक्त संकेतकों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। आवेशित संधारित्र की ऊर्जा किस स्थान पर संचित रहती है, तो प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र में संचित रहती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आवेशित संधारित्र की ऊर्जा किस स्थान पर संचित रहती है, संधारित्र की प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र में। ये क्वेश्चन आप देख लेना जरूर, इनको पराविद्युत पदार्थ क्या है, ये सभी क्वेश्चन आपको देख लेने हैं अच्छे तरीके से। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन आपको देख लेने हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको इसको भी देख लेना है। आगे ये जो मैं क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ कि संयोजन में ए और बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए, तो ये सभी क्वेश्चन आपसे आने चाहिए और इनके आंसर भी नीचे दिए गए हैं। जो आपसे नहीं होगा वो आप यहाँ से मेरे पास स्क्रीनशॉट लेकर मेरे पास भेज देना, मैं इसको सोल्व करके आपको बता दूंगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और आगे भी ऐसे ही आप कल और परसों ऐसी ही वीडियो चाहते हो तो मैं टोटली आपका कंप्लीट इसी तरीके के क्वेश्चन आपको करा दूंगा। तो
प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिए, और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।